प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय विषय पर गत कक्षा में हम सब लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या बने, कौन सी वे परिस्थितियां यूरोप में उद्भूत हुई जिनके कारण राष्ट्रवादी भावना वहां के नागरिकों में, वहां के निवासियों में उत्पन्न हो गई, इसे हम लोगों ने पढ़ा था। प्यारे बच्चों, यह जान लो कि शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा वह शस्त्र है जिसके द्वारा आप विश्व के परिदृश्य को बदल सकते हैं। और यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको अपने गुरु परंपरा के प्रति भी श्रद्धावान होना चाहिए। गुरु करता क्या है आपको, इसका आपको भान होना चाहिए। क्या करता है? चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या करता है गुरु? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अपने ज्ञान की सलाका से आपके अज्ञान रूपी नेत्रों को खोल देता है। इसी तरह की कुछ स्थितियां उस समय उनका गुरु कौन बना? यूरोप में राजाओं के द्वारा किया जाने वाला अत्याचार, पोप के द्वारा किया जाने वाला अमानवीय कृत्य, 2 जून की रोटी का न मिलना उनका गुरु बन गया। उनकी आंखें खुली। यूरोप में जहां जहां इस तरह की क्रांतियां हो रही थी, दुनिया के जिन देशों में क्रांतियां हुई थी, उसका परिणाम यह आया कि यूरोप में भी एक ऐसी राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी कि हमें भी स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने का अधिकार है। एक व्यक्ति के रूप में हमारे प्राकृतिक अधिकारों का हनन किसी राजसत्ता के द्वारा, किसी पोप के द्वारा, किसी धार्मिक विधान के द्वारा, किसी भी संस्थान के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम तुम्हें ये बताने के पहले कि यूरोप में राष्ट्रवाद में इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण की परिस्थितियां क्या बनी और इस एकीकरण का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके पहले ये जान लो कि हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपके बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करता है, उसमें जो स्तर होते हैं प्रश्नों के वो किस तरह के होते हैं, उसी आधार पर हम सब लोगों को अपने इन पाठों की तैयारी करनी है। प्यारे बच्चों, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। ज्ञान यानी नॉलेज, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड आफ्टर स्किल, कौशल। पढ़ाई का, समझने का, ज्ञान बढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है? हम में ज्ञान के साथ साथ बोध उत्पन्न हो और बोध के साथ साथ एप्लीकेशन आए, अनुप्रयोग करने की क्षमता हम में आए और अनुप्रयोग के साथ साथ हमारी कर्मेंद्रियों में, हमारी ज्ञानेंद्रियों में कौशल उत्पन्न हो। इस दृष्टिकोण से हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रश्न पत्रों में इनको आधार बनाया जाता है। तो अब हम लोगों को जो अपनी तैयारी करनी है वो न केवल ज्ञानात्मक वरन बोधात्मक भी हो, अनुप्रयोगात्मक भी हो और कौशलात्मक भी हो। हम जो सीखें उसे अपने जीवन में उतार सके और उससे दूसरों को कुछ दे सके, अपने राष्ट्र को कुछ दे सके। प्यारे बच्चों, 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों में किसानों का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। अब किसानों का विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ, इसे आप इस प्रकार समझें कि भूखे भजन न होय गोपाला। आदमी भूखा हो, पेट भूख से तड़प रहा हो, जिसके बच्चे परेशान हो, समाज में सामान्य आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति न हो रही हो, तो उसका परिणाम विद्रोह के रूप में, क्रांति के रूप में प्रस्फुटित होता है। यही स्थितियां बच्चों यूरोप के देशों में ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वहां का जो शासक वर्ग था, अभिजात्य वर्ग था, राजा वर्ग था या राज परिवार के लोग थे या कुलीन तंत्र के लोग थे, और विशेषकर जो धार्मिक सत्ता थी जिसे पोप कह सकते हो, पोप का विलासमय जीवन, जनता के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप, धर्म को आधार बनाकर
धर्म को हौवा बनाकर जनता के सामान्य जीवन पर इस प्रकार का प्रहार किया जा रहा था कि अब जनता पोप की उस धार्मिक स्थिति को मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा सबसे पहले हमें 2 जून की रोटी चाहिए, हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, उसके बाद पोप की बात हम सुनेंगे। पोप की बातों को खारिज कर दिया गया, राजसत्ता की बातों को खारिज कर दिया गया। गरीबी, भूखमरी के कारण किसान आंदोलित हो गए, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। और ठीक इसी समय जब किसानों का एक वर्ग, सर्वहारा का एक वर्ग, मजदूरों का एक वर्ग राजसत्ता का विरोध कर रहा था यूरोप में, ठीक इसी समय मध्य वर्गों के ही कुछ पढ़े लिखे लोग जो लोग थे वे भी क्रांति पर आ गए। उन्होंने भी कहा हम राज शासन की इस प्रकार के अत्याचारों को स्वीकार नहीं करेंगे। यूरोप के अन्य भाग जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, प्यारे बच्चों समझ रहे हो कि हम लोग चल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के किसी एक देश में राष्ट्रवाद नहीं, वरन यूरोप में राष्ट्रवाद की परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसको युक्त इस प्रकार से समझो कि यूरोप के वह क्षेत्र, यूरोपीय महाद्वीप के वे क्षेत्र जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आ पाए थे, जैसे उदाहरण के लिए ले लो जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इन क्षेत्रों में वहां के उदारवादियों ने भी संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ दिया। अब यह कहा गया कि हम पर शासन का अधिकार किसी एक व्यवस्था को होगा, किसी एक लिखित व्यवस्था को होगा जिसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकेगा। राजा के मुख से निकला हुआ आदेश नहीं होगा। इन उदारवादियों ने, इन संविधान प्रेमियों ने, इन स्वतंत्रता प्रेमियों ने, इन मानव के अधिकारों के रक्षकों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से संलग्न कर दिया। राष्ट्र राज्य का सिद्धांत क्या था? राष्ट्र राज्य का जो सिद्धांत था उसमें अभिव्यक्त की आजादी, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, संविधान का निर्माण, संविधान सम्मत शासन, लोगों को राजनैतिक संगठन बनाने की आजादी, ये जो महत्वपूर्ण संसदीय सिद्धांत थे वे राष्ट्र राज्य के सिद्धांत थे। अर्थात राष्ट्र राज्य के सिद्धांत मानव गरिमा के अनुकूल थे, इसलिए मानव ने राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया, अपनाने का सुयत्न किया। जर्मन क्षेत्र के राजनैतिक संगठनों ने अब एक आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को स्वीकार करने के पक्षधर हैं और इसके लिए हम आत्मोत्सर्ग, आत्मबलिदान करने को तैयार हैं। यह एक प्रेरणा जर्मन क्षेत्र में उद्भूत हुई। परिणाम क्या हुआ कि जर्मन क्षेत्र के राजनैतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर है वहां का, एक फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया कि हम राजसत्ता के विरोध में, पोप सत्ता के विरोध में एक ऐसी असेंबली बनाने जा रहे हैं, एक ऐसी असेंबली निर्मित करने जा रहे हैं जो हमारे ऊपर शासन की विधाएं, शासन का विधान निश्चित करेगी। परिणाम हुआ कि फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान हुआ, फैसला हुआ और मतदान हुआ। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि इस मतदान के द्वारा सामने आए और वे जब प्रतिनिधि चुन लिए गए तो फ्रैंकफर्ट की संसद में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। अब उनको यह अधिकार हो गया कि वे जर्मन क्षेत्र के उन निवासियों के लिए संवैधानिक व्यवस्था का सृजन करें। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई और एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान के प्रारूप को बनाने की दिशा में अग्रसर हुई। कालांतर में इसी संसद के द्वारा जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई उसमें ही एक संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हुआ क्या, जो राजा अभी तक शासन का सर्वे सर्वा था अब उसका अधिकार सीमित हो गया। वो राष्ट्र का अध्यक्ष तो रहा पर संसद के अधीन वो कार्य कर सकता था। उसकी निरंकुश शक्तियां अब अंकुश विहीन नहीं रह गई, अंकुश के अंदर आ गई। यानी संसद की अनुशंसाओं के आधार पर राजा राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में राज्य कार्य संपादित करने
चला था। ये स्थिति उत्पन्न हो गई। उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस समय एक मांग यहां यह भी उठ रही थी कि महिला संगठन बने, महिलाओं को भी पुरुषों के समान समाज में बराबरी का समादर प्राप्त हो, बराबरी का अधिकार प्राप्त हो, कानूनी अधिकार प्राप्त हो, अर्थात उनमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उनकी हीन भावना समाप्त की जाए। इस तरह की भी महिलाओं के द्वारा एक जोरदार मांग उठ चली थी। यद्यपि रूढ़िवादी ताकतें उदारवादियों के सामने अब कमजोर होने चली थी, इन महिलाओं की आवाज के सामने, स्वतंत्रता प्रेमियों के सामने जो रूढ़िवादी शक्तियां थी, यानी जो राजतंत्रीय शक्तियां थी, वे कमजोर हो चली थी। अब यहां रूढ़िवाद पर हम दो पंक्तियां आपको बताना चाहेंगे। बच्चों, आप सबको भी अपने जीवन में यह ध्यान रखना है कि परंपराओं को छोड़ दो, रूढ़ियों को तोड़ दो, हो न जिससे देश का भला उन्हें मरोड़ दो। यानी रूढ़ियां और परंपराएं किसी भी देश के लिए जब तक प्रासंगिक हों, जब तक उचित हों, तभी तक उन रूढ़ियों और परंपराओं को हमें सामाजिक जीवन में स्थान देना चाहिए। जो रूढ़ियां समय के साथ, अनुसंधानों के साथ, परिस्थितियों के साथ अप्रासंगिक हो जाए, उन्हें हमें सामाजिक जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन से भी हटा देना चाहिए। यह एक विकास का और सुंदर स्वस्थ जीवन का, सुघड़ जीवन का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। प्यारे बच्चों, तुम्हें आज तुम भारतवर्ष के निवासी हो, स्वतंत्र देश के निवासी हो, प्रभु सत्ता संपन्न देश के निवासी हो, इसलिए तुम्हें भी मेरा ये डिंडिम घोष है, ये तुम्हें भी मेरा ये एक प्रकार का सुझाव है, तुम्हें भी विवेकानंद बनना है। इस देश को विश्व गुरु की पदवी पर पुनः प्रतिष्ठित करने में तुम्हें तन मन धन से जुड़ जाना है। युवाओं, देश के सोचो, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। युवाओं, तुम युवा हो, भारत राष्ट्र का भार तुम्हारे कंधों पर है। युवाओं, देश के सोचो, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। विवेकानंद बन भारत का डंका फिर बजाना है। बने ये विद्यालय पूज्य नालंदा, बहाकर ज्ञान की गंगा, भारत को विश्व गुरु बनाना है। यह संकल्प तुम्हारा भी होना चाहिए। आइए, हम सब लोग चल रहे थे उदारवादी आंदोलनों में, महिला संगठनों के निर्माण, महिलाओं की आवाज और महिलाओं को रूढ़िवादी ताकतों के द्वारा दबाए जाने के विरुद्ध उदारवादियों के सहयोग से महिलाओं को भी धीरे धीरे आगे ले आने का सदप्रयास प्रारंभ हो चुका था। मध्य और पूर्वी यूरोप में परिवर्तन प्रारंभ हुआ 1848, यानी क्षमा कीजिएगा 1848, क्योंकि जैसे ही हम 1848 करते हैं वो तकनीकी दृष्टि से ये उच्चारण हमारा गलत हो जाता है। हमें 1848 कहना चाहिए। 1848 के बाद जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। अब राष्ट्र राज्य की अवधारणा हमने आपको पीछे बताई कि राष्ट्र राज्य में होता क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, संविधान सम्मत शासन होता है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है संगठन निर्माण की, यानी संसदीय सिद्धांतों के पालन का पूरा अधिकार नागरिकों को होता है। किसमें? राष्ट्र राज्य में। उदारवादी पहल का राजशाही द्वारा दमन किया गया। यह क्रम चलता रहा। राजशाही ने इस उदारवादी पहल को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। अब इसी बीच में प्रसा के भूस्वामियों द्वारा भी, जो बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे, उन्होंने भी राजशाही का समर्थन किया, उदारवाद को कमजोर करने का प्रयास किया, सर्वहारा वर्ग के इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वे पूरी तरह सफल नहीं हुए। प्रसा द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व ऑटो वन बिस्मार्क के हाथों में दिया गया। ये यूं कह लीजिए कि इस आंदोलन का जनक था, इसका ये उत्पन्नकर्ता था। इसको ये श्रेय जाता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस पर इसने विजय हासिल की। किसने? बिस्मार्क ने अपने नेतृत्व में इन पर पहले तो वो डेनमार्क के साथ मिला, ऑस्ट्रिया के साथ, और फिर फ्रांस पर। इन तीनों पर जब उसने अपनी विजय पताका फहरा दी तो परिणाम यह हुआ कि जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया, और इस समारोह में प्रसा के राजा विलियम फर्स्ट को
जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अर्थात इस प्रकार से यूरोपीय क्षेत्रों में जो जर्मनी के वो क्षेत्र थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, जो अपनी जिनकी अपनी एक अलग सत्ता थी, वे सब एकीकृत हो गए और विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में जर्मनी एक विशाल राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और जब ये राजा बना दिए गए तो इस प्रकार से एकीकृत नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। अब बेटे, जर्मनी की ही तरह इटली का भी एक राजनीतिक विखंडन का और राजनीतिक एकीकरण का लंबा इतिहास है। अब आप देखिए कि 19वीं सदी के मध्य को अगर आप देखें तो इटली छोटे छोटे राज्य में बिखरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप देखें तो ये 7 राज्यों में विभाजित था, जिसमें कुछ पर राजाओं का शासन था या राजा के घराने के लोगों का शासन था, कुछ पर पोप का शासन था और कुछ पर हैब्सबर्ग प्रजाति का शासन था। हैब्सबर्ग के से संबंध रखने वाले लोगों का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बों का शासन था। कहां के दक्षिणी क्षेत्र पर? इटली के दक्षिणी क्षेत्र पर। इतालवी भाषा अब तक इन सातों राज्यों में साझा नहीं बन पाई थी, कोई सांस्कृतिक समन्वय स्थापित नहीं हो पाया था, परस्पर समझ भी आपस में विकसित नहीं हो पाई थी, इसलिए सातों राज्य जो है वो अलग अलग थे। 1830 के दशक में आप देखिए तो मेत्सनी नाम के एक व्यक्ति ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन उसने बनाया। वो इसलिए बनाया कि इन सातों राज्यों को एक किया जाए, इटली भी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य के रूप में विश्व के मानचित्र पर सामने आए। इतालवी एकीकरण का दायित्व 1831 से 48 के विद्रोह की असफलता को यदि आप देखें तो पीटमॉन्ट के शासक इमैनुअल सेकंड पर था। इनके पीटमॉन्ट के जो शासक थे इमैनुअल, इनका एक मंत्री था जिसका नाम था काबूर। काबूर ने इसका नेतृत्व संभाला। राजा इमैनुअल के अधीन इनके मंत्री काबूर ने इसको नेतृत्व दिया। किसको? विद्रोह को, इटली के एकीकरण को, छोटे छोटे राज्यों में परस्पर समझ विकसित करने को, संविधानवाद की स्थापना को, राज्य घरानों के शासन को समाप्त करने को, पोप की सत्ता को विनष्ट करने को, हैब्सबर्ग को भी हटाकर एक साझी संस्कृति के आधार पर पूरी इटली को एकीकरण के प्रयास का नेतृत्व काबूर को जाता है। क्योंकि यह भावना काबूर ने इटली के निवासियों में उन सातों क्षेत्रों में भरने का यत्न किया कि एकीकृत इटली से ही हमारा आर्थिक विकास संभव है, हमारा सामाजिक जीवन तभी उन्नत होगा जब हम लोग एकीकृत इटली बनाने में सफल हो जाएंगे। बच्चों, जैसे जर्मनी के एकीकरण में आपने बिस्मार्क को देखा, प्रशा को देखा, प्रशा आगे बढ़ा और पूरी जर्मनी को एक कर गया, उसी प्रकार यहां पीडमॉन्ट का राजा या पीडमॉन्ट के शासक इमैनुअल सेकंड के काल में उसके प्रमुख मंत्री काबूर ने इसे नेतृत्व दिया और अंततः इटली को एकीकृत करने में सफलता पाई। 1859 ईस्वी में काबूर ने ऑस्ट्रियाई बलों को पराजित कर दिया, जो एक प्रमुख बल था उस समय का, जो इटली के एकीकरण में बाधा था। 1861 ईस्वी में इमैनुअल सेकंड एकीकृत इटली का शासक बना। जैसे वहां प्रशा का राजा विलियम फर्स्ट जर्मनी का सम्राट बना था 1871 ईस्वी में, वैसे ही इटली में 1861 ईस्वी में इमैनुअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। गैरिबाल्डी, इस बीच में एक और ये घटना आती है बीच में, गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती दल के द्वारा दक्षिणी इटली को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। इधर जो काबूर था वो इटली के एकीकरण के प्रयास का जो अभियान लेकर आगे बढ़ रहा था, इसी बीच में गैरिबाल्डी ने भी काबूर को अपना समर्थन दिया। काबूर के नेतृत्व को उसने सराहा, स्वीकार किया और लाल कुर्ती दल के द्वारा दक्षिणी इटली के क्षेत्रों को भी उसने काबूर के साथ मिलकर इटली को एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की। प्यारे बच्चों, ये ध्यान होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटानी राज्य की संकल्पना नहीं थी।
यानी 17वीं शताब्दी में आप देखें तो आपको इस तरह की चीजें, ब्रिटानी जिसे आप आज यूके कह रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम कह रहे हैं, इसकी संकल्पना नहीं थी, इसकी इस तरह की अवस्था अवस्थिति नहीं थी। जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण, ये यूरोप में राष्ट्रवाद की भूमिका में सामने आए। आपको ज्ञात होगा कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसे हम श्वेत क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, क्रांतियां जब भी हुई हैं तो बहुधा रक्तपात होता है, लड़ाइयां होती हैं, संघर्ष होते हैं। पर 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की जो क्रांति हुई, जिसमें टेम्स नदी में राजा अपनी सील फेंक कर छोड़कर भाग गया था, राजपद खाली हो गया था, जन विद्रोह का सामना करने के लिए वो सामने नहीं आया, यानी सेनाओं में और राज परिवार में कोई संघर्ष नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि 1000 लंबे टकराव की स्थिति बनी और अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की अब तक जो पहचान थी वो नृजातीय थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में थी। पर एक टकराव चलता रहा। एक लंबे संघर्ष के बाद जब आंग्ल संसद ने एक स्वरूप लिया, जब आंग्ल संसद आई तो उसने भी राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया। नाम मात्र का राजतंत्र रह गया, नाम मात्र का राजा रह गया। यूं समझ लीजिए कि राजतंत्र या राजतंत्रीय शासन प्रणाली समाप्त हो गई। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट पर समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, जो हुआ 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन का एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो स्वरूप हमारे सामने है, इसकी आधारशिला 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा गढ़ी गई, बनकर तैयार हो गई। इसके भी कई परिणाम हुए। स्कॉटलैंड में समझौता तो हुआ, पर आम जनमानस इसे स्वीकार करने में कुछ समय लग गया, जिसका भी परिणाम समाज में कहीं कहीं छोटे छोटे विद्रोहों के रूप में, संस्कृतियों के मिलन के संबंध में एक संस्कृति को दबाने का कुत्सित प्रयास भी किया गया। पर जब कोई बड़ा समझौता होता है, कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आगे बढ़ा जाता है, तो छोटे छोटे नुकसान स्वाभाविक हैं। खैर, अब आप देखिए 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक बलपूर्वक यूके में मिला लिया गया, शामिल कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो समझौता हो चला था, उसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र, यह राज्य शक्तिशाली हो चला था। और ये ध्यान रहे कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुख से बात नहीं करता। अर्थात इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो एक साझा रणनीति बनी, इनमें ताकत आई, शक्ति आई, और शक्ति के बल पर इन्होंने आयरलैंड के क्षेत्र को बलात् सैन्य बल पर यूनाइटेड किंगडम में शामिल करा लिया गया। अब जब ये इंग्लैंड एक शक्तिशाली राज्य के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरा, अब धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू हुआ बेटे। ये एक मानव समाज की बड़ी ही युगांतकारी घटना है। मानव समाज की जिसकी शुरुआत यूरोप में होती है। यूरोप में क्यों होती है कि एकीकरण के फलस्वरूप, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट समझौते के कारण, ग्रेट ब्रिटेन के गठन के कारण और यूके के शक्तिशाली हो जाने के कारण, अब 19वीं सदी का जो अंतिम चौथाई हिस्सा है, 19वीं सदी का जो 100 वर्षों का अंतिम चौथाई, 25 वर्ष का समय है, इसमें राष्ट्र का आदर्श स्वरूप जो था राष्ट्रवाद का, वो परिवर्तित हो चला। राष्ट्रवाद का जो आदर्श स्वरूप था वो बदलने लगा और अनुदारवादी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अर्थात संकीर्ण राष्ट्रवाद आ गया, और जब संकीर्ण राष्ट्रवाद आया तो उसका परिणाम उपनिवेशवाद के रूप में, साम्राज्यवाद के रूप में आगे बढ़ा। अब इंग्लैंड की शक्तियां जो ताकतवर होने लगी थी, वह अपने भौगोलिक राज्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की सोचने लगी। इसके लिए उन्हें खून बहाने में भी
संघर्ष करने में भी, सैन्य बल का प्रयोग करने में भी कोई संकोच नहीं रहा। इनको, इंग्लैंड की उन शक्तियों को। अब जब 19वीं सदी का ये अंतिम चौथाई जो समय था, इसका स्वरूप जब बिगड़ने लगा तो परिणाम क्या हुआ कि 1871 के बाद अगर आप देखें तो बाल्कन क्षेत्र, यूरोप का जो बाल्कन का क्षेत्र है, वो सबसे बड़े तनाव का कारण बन गया, क्योंकि भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं होने के कारण इस समय अगर आप देखिए, इस समय के मानचित्र को देखें हमारे छात्रगण जाकर, तो आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया आदि के जो क्षेत्र थे, इन्हें स्लाव कहा जाता था। और इसी स्लाव समूह में जब धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की एक स्थिति उत्पन्न हुई, तो उस समय जो मजबूत शक्तियां हो चुकी थीं, उनमें परस्पर तनाव हो गया इन क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर, क्योंकि व्यापार, नौसेना, आर्थिक विकास के लिए रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये अब एक दूसरे के साथ मिलकर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। किस पर? बाल्कन के क्षेत्र पर। और प्यारे बच्चों, आगे जब पढ़ोगे तो ये देखोगे, यही बाल्कन का तनाव, यही बाल्कन की समस्या प्रकारांतर में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी, जिसने मानवता चीत्कार उठी, इतना खून बहा कि पूरे विश्व का संतुलन बिगड़ गया था। क्यों बिगड़ गया था? क्योंकि बाल्कन की जो समस्या थी, जब शक्ति बढ़ी तो तनाव बढ़ा, और तनाव बढ़ा तो परस्पर निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ और लिप्सा, आर्थिक विदोहन के लिए उपनिवेशवाद बढ़ता गया, साम्राज्यवाद बढ़ता गया। और एक तरफ जो दबे हुए और कुचले हुए देश थे, जिन पर ये साम्राज्यवाद थोप रहे थे, उनमें भी एक विरोध की भावना आई कि हम आपके इस उपनिवेशवाद को अस्वीकार करते हैं। यही कारण है कि ठीक इसी चैप्टर के बाद आगे जब आप अपने कोर्स में पढ़ोगे तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसका कारण क्या था? तुम्हें ज्ञात होगा कि 1600 ईस्वी में हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। यानी जो उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति यूरोपियन कंट्रीज की बढ़ी थी, जिसमें अंग्रेज हमारे देश में आए थे, एशिया के विभिन्न देशों पर कब्जा कर रहे थे, जिसका विरोध राष्ट्रवाद के रूप में साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध शुरू हो गया था। इन्हीं सब विरोधों के, अंतर विरोधों के बीच आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध की आधारशिला बन गई, प्रथम विश्व युद्ध की जमीन बन गई, और इसी जमीन पर प्रथम विश्व युद्ध इतना भयानक रूप में मानवता के सामने आया कि पूरी की पूरी मानवता करा उठी। तो बच्चों, मैंने पहले भी अपने व्याख्यान में, अपनी चर्चा में तुम्हारे साथ इस बात को हम सब लोगों ने आपस में परस्पर वैचारिक रूप से समझा था कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद प्रारंभ में आया, उसकी जो आदर्श स्थिति थी वह निश्चित रूप से उत्तम थी, मानवता के कल्याण के लिए थी। किंतु प्रकारांतर में जैसे जैसे शक्ति अर्जित होती गई, तो शक्ति के अर्जन के पश्चात जब उपनिवेशवाद का या साम्राज्यवाद की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, वह 19वीं सदी का अंतिम चौथाई हिस्सा, जिसमें राष्ट्रवाद का आदर्श स्वरूप बिगड़ता हुआ दिखता है, उपनिवेशवाद की ओर, साम्राज्यवाद की ओर बढ़ जाता है, तब यह होता है कि यह स्वरूप अब मानवता के कल्याण के लिए नहीं रह गया। प्रकारांतर में आपको यह देखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, और यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो पूरे यूरोपीय क्षेत्र की वो कौन सी परिस्थितियां थी, जिनसे एक जमीन बनी, एक वातावरण बना, यूरोप में राष्ट्रवाद धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। तो आप देखेंगे कि भुखमरी, गरीबी, राजसत्ता के द्वारा आम जनमानस का शोषण, धार्मिक आडंबरों द्वारा, पोप के द्वारा आम जनमानस का शोषण ही वो कारण था जिनके कारण राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ। और प्रकारांतर में जब अब आप अंत में आएंगे तो ये देखेंगे कि अधिक शक्तियां हो जाने के कारण, शक्तियों के अर्जन और संचय के कारण ही वही यूरोप जो पहले स्वयं गरीबी के विरोध में, भुखमरी के विरोध में, शोषण के विरोध में था, वो अब साम्राज्यवाद के रूप में दूसरे देशों के शोषण की ओर बढ़ चला था। तो अब आपको इस पाठ के अध्ययन करने के बाद यह देखना है कि राष्ट्रवाद क्यों पनपा, राष्ट्रवाद का कारण क्या था, राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, परिस्थितियां क्या हुई, और यूरोप के जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जहां राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ, उनका पूरे यूरोपीय वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, और संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे इसने प्रभावित किया, इसका परिणाम क्या रहा, और इस
राष्ट्रवाद का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। ये हम सब लोगों को अपने अतीत को जानना है। प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे पाठ्यक्रम में है, ये ठीक है, पर आगे के लिए एक जागरूक नागरिक बनने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए आपको इन सभी चीजों का अध्ययन कर अपनी एक स्वतंत्र राय विकसित करनी है, जिससे आप भी देश को कुछ दे सकें, क्योंकि परमात्मा ने सभी को समान मस्तिष्क दिया है और हम सबका दायित्व है एक मनुष्य के रूप में जब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को और उसके बाद सारी दुनिया को कुछ ऐसा दे जाएं या कुछ ऐसा दे सकें जिससे इतिहास में हम जाने जाएं। प्यारे बच्चों, तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और मनुष्य पहचाना जाता है। तो आचरण को आइए मिलकर महान बनाए। सताम सज्जना नाम आचार सदाचार, सदाचार की ओर बढ़े। यूरोप के इस राष्ट्रवाद से एक सीख भी लें और यह जाने कि हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए, दूसरों के शोषण की ओर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में कई चीजें आपको आदर्श स्वरूप में बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी, जिसमें मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, ये पूरे दुनिया के लिए, न केवल यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रतिमान बने, एक आदर्श बने, एक उदाहरण बने, जिनसे संपूर्ण विश्व को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा प्राप्त हुई। आगे अब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ भारत के राष्ट्रवाद पर भी थोड़ा सा अध्ययन करके आएंगे, जिससे चर्चा में आपकी समस्त शंकाएं दूर हो सकें और आपको भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो तथ्य आपके सामने रखे जाएं उन्हें आप आसानी से समझ सकें। तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद।